फ्रेंड्स, मैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल GSK.E पॉइंट पर स्वागत करता हूं। NCERT क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत जो हमारी पुस्तक चल रही थी समकालीन विश्व राजनीति के अंतर्गत आज हम चैप्टर 4 सत्ता के वैकल्पिक केंद्र अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर इस अध्याय के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इस अध्याय के अंतर्गत हम जहां सर्वप्रथम यह जानने का प्रयास करेंगे कि सत्ता के वैकल्पिक केंद्र से क्या तात्पर्य है, और इसके साथ साथ हम वर्तमान विश्व में जो अमेरिकी वर्चस्व चल रहा है, अमेरिकी वर्चस्व स्थापित है, अमेरिकी वर्चस्व को कौन सी ऐसी नई शक्तियां हैं जो आने वाले भविष्य में अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती दे सकती है, इसके बारे में भी हम इस अध्याय में चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम हम समझने का प्रयास करेंगे कि सत्ता के वैकल्पिक केंद्र से क्या तात्पर्य है। दोस्तों, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र से तात्पर्य विश्व में उभरती उन राजनीतिक और आर्थिक शक्ति केंद्रों से है जो आने वाले वक्त में विश्व में शक्ति की नई धुरी हो सकते हैं। ये केंद्र जहां कुछ हद तक वर्तमान में अमेरिकी वर्चस्व को सीमित कर सकते हैं, वहीं भविष्य में नई वर्चस्वशाली देश या क्षेत्रीय संगठन के रूप में हो सकते हैं। आज विश्व में ऐतिहासिक दुश्मनियों और आर्थिक और राजनीतिक मतभेदों के बावजूद क्षेत्रीय स्तर पर दक्षिण पूर्वी एशिया के देश, यूरोप के राष्ट्रों ने क्षेत्रीय संगठन बनाकर विकास करके विश्व राजनीति को एक नया मोड़ दिया है। इसी के साथ चीन जैसे राष्ट्र आर्थिक तरक्की कर अपना व्यापक प्रभाव डाल रहे हैं। तो आने वाले समय में हम कह सकते हैं कि विश्व में वर्तमान में बहुत से ऐसे राजनीतिक और आर्थिक शक्ति के केंद्र निरंतर तेजी के साथ उभर रहे हैं जो आने वाले समय में अमेरिकी वर्चस्व को या तो सीमित रख सकते हैं, उस पर नियंत्रण कर सकते हैं, या हो सकता है कि आने वाले समय में ये जो क्षेत्रीय संगठन है या चीन जैसे जो राष्ट्र हैं, अगर इसी तरह से इसी गति से वो जो है तरक्की करते रहे तो आने वाले समय में वो विश्व के नए सिरमौर हो सकते हैं, नए वर्चस्व के केंद्र हो सकते हैं। तो वैकल्पिक केंद्र से जो तात्पर्य है, इन्हीं हम शक्ति केंद्रों से लगाते हैं जो आने वाले समय में नए शक्ति केंद्र के रूप में उभर सकते हैं और जो वर्तमान में अमेरिकी वर्चस्व है उस वर्चस्व को सीमित कर सकते हैं, उस पर अपना वर्चस्व स्थापित कर सकते हैं। तो ये केंद्र जो है सत्ता के वैकल्पिक केंद्रों के रूप में हम इन केंद्रों को देखते हैं। तो वर्तमान में जो मुख्यतः जो सत्ता के नए विकल्प देखने को मिल रहे हैं, सत्ता के नए वैकल्पिक केंद्र देखने को मिल रहे हैं, उनमें तीन सबसे महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहला है यूरोपीय संघ, दूसरा क्षेत्रीय संगठन है आसियान, और तीसरा जो केंद्र हो सकता है वह है चीन, क्योंकि चीन भी जो है बहुत तेजी के साथ आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। वह वर्तमान विश्व में सबसे तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। तो इस तरीके से ये तीन नए जो है वैकल्पिक केंद्र आने वाले समय में हो सकते हैं। तो सर्वप्रथम हम यूरोपीय संघ के बारे में चर्चा करेंगे कि यूरोपीय संघ, आप देख रहे हैं कि जो यूरोपीय यूनियन है ये उसका झंडा है, फ्लैग है, जिसमें आप देख रहे हैं कि 12 जो है गोल्डन कलर के स्टार इसमें दिखाए गए हैं, जो यूरोप के लोगों की एकता और मेल मिलाप का प्रतीक है। जो 12 का अंक है वो वहां पर शुभ के रूप में देखा जाता है। जो यह 12 की संख्या है उसको पारंपरिक रूप से पूर्णता, समग्रता और एकता का प्रतीक माना गया है। तो इसलिए यूरोपीय संघ के द्वारा इन जो स्टार्स हैं उनको अपनाया गया है, 12 स्टार्स को, जो यूरोपीय संघ का झंडा है। तो सर्वप्रथम हम यूरोपीय संघ के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि यूरोपीय संघ जो है यूरोप के राष्ट्रों का एक क्षेत्रीय संगठन है। यह संगठन यूरोप के राष्ट्रों का राजनीतिक एवं आर्थिक सहयोग का मंच है। यूरोपीय संघ के अंतर्गत जो यूरोप के अधिकांश राष्ट्र हैं इस संघ के साथ में जुड़े हुए हैं
और इस संघ के माध्यम से वो राजनीतिक और आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, वैज्ञानिक क्षेत्र में एक दूसरे का सहयोग करते हैं और एक दूसरे का सहयोग करके इस क्षेत्रीय संगठन को आगे बढ़ाने का प्रयास इन राष्ट्रों के द्वारा किया जा रहा है। यूरोपीय संघ का गठन 1992 में maastricht संधि के परिणाम स्वरूप यह संगठन अस्तित्व में आया और जो 1 नवंबर 1993 से इस संधि के परिणाम स्वरूप जो नियम कानून बनाए गए वो प्रभावी हुए। तो इस तरीके से 1992 में यूरोपीय संघ की स्थापना हुई। लेकिन यूरोपीय संघ की जो निर्माण की जो प्रक्रिया है वह एक लंबी प्रक्रिया रही है। यूरोपीय संघ ऐसा नहीं कि यूरोप के जो राष्ट्र है वो एकाएक नजदीक आए और उन्होंने इस संघ का निर्माण किया, बल्कि यूरोपीय संघ जो है एक बहुत लंबी प्रक्रिया का परिणाम है। यूरोप के राष्ट्रों के एक सकारात्मक सहयोग के योगदान के कारण यह यूरोपीय संघ विकसित हुआ है। यूरोपीय संघ के निर्माण की प्रक्रिया द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ही प्रारंभ हो चुकी थी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यूरोप के अधिकांश राष्ट्र जो है, आप लोगों को पता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उसके अधिकांश राष्ट्र तबाह हो चुके थे। 1945 के बाद अमेरिका के सहयोग से यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन की शुरुआत हुई, क्योंकि अमेरिका को यह लगता था कि जो पश्चिमी यूरोप के राष्ट्र है वो आर्थिक कमजोरी के कारण, आर्थिक जो पतन वहां पर हुआ था उसके कारण अमेरिका को डर था कि ये राष्ट्र सोवियत संघ के अधीन हो सकते हैं, उसके प्रभाव में आ सकते हैं। तो इसके कारण जो है साम्यवाद से इन राष्ट्रों को बचाने के उद्देश्य को लेकर अमेरिका ने इन राष्ट्रों के पुनर्गठन की शुरुआत की और इन राष्ट्रों को मार्शल योजना के तहत इनको आर्थिक मदद देने का निर्णय लिया। सन 1948 में मार्शल योजना के तहत यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना हुई। तो इस तरीके से ये हम कह सकते हैं कि यहाँ से यूरोपीय संगठन के निर्माण की कहीं न कहीं एक भूमिका तैयार हुई। इसके निर्माण के साथ यूरोप के देशों में व्यापार और आर्थिक सहयोग की शुरुआत हुई। जो देश द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आपस में लड़ रहे थे, आपस में एक दूसरे के दुश्मन थे, 1948 में मार्शल योजना के तहत जो यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की गई, इस संगठन के माध्यम से इन राष्ट्रों के द्वारा एक दूसरे को व्यापारिक रूप से, आर्थिक रूप से सहयोग करने का निर्णय लिया गया। तो ये एक बहुत बड़ी पहल यूरोप में थी। सन 1949 में 1949 में यूरोपीय परिषद का गठन किया गया, जो राजनीतिक रूप से इस परिषद के द्वारा यूरोप के देशों को एक साथ लाने का प्रयास किया गया। तो राजनीतिक रूप से एक बड़ी शुरुआत हम कह सकते हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण शुरुआत मानी जाती है 1951 में यूरोप के 6 देशों फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग ने पेरिस संधि के परिणाम स्वरूप यूरोपीय कोयला और इस्पात समुदाय का गठन किया। यह एक बड़ी शुरुआत के रूप में इसको देखा जाता है। कहीं न कहीं इसको यूरोपीय संघ के निर्माण की नींव के रूप में इसको देखा जाता है। यहीं से वास्तविक रूप से हम कह सकते हैं कि यूरोपीय संघ के निर्माण की भूमिका का वास्तविक रूप से शुरुआत हम इसको मान सकते हैं। इस यूरोपीय कोयला और इस्पात समुदाय के गठन का जो मुख्य उद्देश्य था कि इस क्षेत्र को एकीकृत नियंत्रण, जो कोयला और इस्पात के क्षेत्र में एकीकृत नियंत्रण स्थापित करना और आपसी संघर्ष से बचना, ताकि जो आपसी संघर्ष के कारण जो कोयला और इस्पात क्षेत्र में जो हानि हो सकती है उससे बचा जाए और एकीकृत नियंत्रण स्थापित करके इन क्षेत्रों में ये देश अधिक से अधिक लाभ कमा सके। इस उद्देश्य को लेकर कोयला और इस्पात समुदाय का गठन किया गया। इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए सन 1957 में 6 देशों ने रोम की संधि के तहत यूरोपीय आर्थिक समुदाय और यूरोपीय एटमी ऊर्जा समुदाय का गठन किया। यूरोपीय आर्थिक समुदाय के गठन का मुख्य उद्देश्य जो था कि यूरोप के इन राष्ट्रों के मध्य में साझा व्यापार, साझा बाजार और अन्य आर्थिक गतिविधियों में सहयोग करना, ताकि ये राष्ट्र जो है एक दूसरे देशों में आयात निर्यात करके अधिक से अधिक लाभ कमा सके और
एक साझा बाजार इनके माध्यम से विकसित किया जा सके और आर्थिक सहयोग के द्वारा तेजी के साथ तरक्की की जा सके, इस उद्देश्य को लेकर यूरोपीय आर्थिक समुदाय का गठन किया गया। और दूसरी ओर यूरोपीय एटमी ऊर्जा समुदाय का भी गठन किया गया। इस समुदाय के गठन का मुख्य उद्देश्य था कि जो इनकी बढ़ती हुई ऊर्जा जरूरतें थी, जो नई आर्थिक तरक्की के कारण जो इनकी ऊर्जा जरूरतों में वृद्धि हुई थी, उसका किस तरीके से जो है उसकी पूर्ति की जा सके, इसके लिए इन्होंने एटमी क्षेत्र में सहयोग का निर्णय लिया और शांतिपूर्ण उपयोग के लिए इस एटमिक ऊर्जा का उपयोग करना, उसको बढ़ावा देना और एक दूसरे का सहयोग करने का निर्णय सन 1957 में इस यूरोपीय एटमी ऊर्जा समुदाय के गठन के द्वारा किया गया। तो इस तरीके से धीरे धीरे हम देखते हैं कि ये यूरोप के राष्ट्र जो है विभिन्न क्षेत्रों में एक दूसरे का सहयोग करना इनके द्वारा प्रारंभ किया गया। 1967 में तीनों संस्थाओं को विलय कर यूरोपीय समुदाय का निर्माण किया गया। जो पूर्व की जो विभिन्न समुदाय बनाए गए थे, उनमें से इन समुदायों का विलय करके यूरोपीय समुदाय का निर्माण किया गया। और 1973 में डेनमार्क, आयरलैंड और ब्रिटेन ने यूरोपीय समुदाय की सदस्यता ली। तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि धीरे धीरे जो यूरोप के अन्य जो इससे छूटे हुए जो राज्य थे, प्रारंभ में केवल 6 देशों से इसकी शुरुआत हुई, लेकिन धीरे धीरे जो यूरोप के अन्य राष्ट्र थे वो भी जो है यूरोपीय समुदाय से जुड़ना शुरू हुए। और जो यूरोपीय संघ के निर्माण की प्रक्रिया है वो धीरे धीरे आगे बढ़ी। 1979 में यूरोपीय संसद के लिए पहला प्रत्यक्ष चुनाव हुआ। इस तरीके से जो एक प्रत्यक्ष रूप से हम कह सकते हैं कि प्रतिनिधि सभा का गठन हुआ और लोगों ने प्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिनिधियों को चुनकर यूरोपीय संसद में भेजना प्रारंभ किया। 1985 में सागेन संधि के परिणाम स्वरूप सीमा पर नियंत्रण समाप्त किया गया। इस सागेन की संधि के परिणाम स्वरूप जो यूरोपीय समुदाय से जुड़े हुए जो राष्ट्र थे, उन राष्ट्रों के बीच बिना किसी हम कह सकते हैं कि पारपत्र के या जो बिना किसी नियंत्रण के जो है एक दूसरे देश में ये आ सकते थे। इसके लिए पासपोर्ट की आवश्यकता को समाप्त किए जाने के प्रयास किए गए। तो अबाध रूप से एक दूसरे देश में जो है भ्रमण कर सकते थे। इसके लिए जो है जो नियंत्रण था पूर्व में, उसको समाप्त करने का प्रयास किया गया। और 1992 में maastricht संधि के परिणाम स्वरूप यूरोपीय संघ अस्तित्व में आया, जो वर्तमान में जो यूरोपीय संघ है, जिसमें आज लगभग 28 देश इसमें जुड़े हुए हैं। और ब्रिटेन के अलग होने के कारण वर्तमान में 27 देश इस यूरोपीय संघ से जुड़े हुए राष्ट्र हैं। यूरोपीय संघ इन राष्ट्रों के हम कह सकते हैं कि संयोग की परिणति है। तो इस तरीके से यूरोपीय संघ का गठन हुआ। यूरोपीय संघ 1992 में अस्तित्व में आया। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यूरोपीय संघ एक लंबी प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप इस संघ का निर्माण हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ही जो आपस में लड़ रहे जो यूरोपीय राष्ट्र थे, उन राष्ट्रों ने युद्ध का रास्ता छोड़कर शांति के रास्ते को चुना और आपस में सहयोग करने का निर्णय लिया। और इसी सहयोग और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की भावना का ही परिणाम है कि यूरोपीय संघ आज अस्तित्व में है, जो विश्व के सबसे बड़े क्षेत्रीय संगठनों में से एक है। यूरोपीय संघ जिसमें वर्तमान में 28 सदस्य हैं, लेकिन प्रारंभ में केवल 6 सदस्यों 1958 में बेल्जियम, इटली, फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, लग्जमबर्ग और नीदरलैंड के द्वारा इसकी शुरुआत हुई। 1973 में ब्रिटेन, डेनमार्क, आयरलैंड इससे जुड़े। 1981 में यूनान इससे जुड़ा। 1986 में पुर्तगाल और स्पेन यूरोपीय संघ के भाग बने। और 1995 में सोवियत संघ के विघटन के बाद फिनलैंड, ऑस्ट्रिया, स्वीडन यूरोपीय संघ में जुड़े। 2004 में चेक गणराज्य, साइप्रस, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, हंगरी, माल्टा, पोलैंड, स्लोवानिया और स्लोवाकिया जैसे राष्ट्र जो पूर्व में सोवियत संघ के अंग थे, वो उससे अलग होकर यूरोपीय संघ
से जुड़े। इसके बाद 2007 में बुल्गारिया, रोमानिया, 2013 में क्रोएशिया और जो है इस यूरोपीय संघ के अंग बने। लेकिन 23 जून 2016 में ब्रिटेन यूरोपीय संघ से अलग हो गया। अब जो वर्तमान में इसकी संख्या है, केवल 27 देश यूरोपीय संघ से जुड़े हुए हैं। यह यूरोपीय संघ का मानचित्र है। इसमें आप देख रहे हैं कि जो नीले कलर से जो राष्ट्र दिखाए गए हैं ये पुराने सदस्य हैं, और जो आप ये नारंगी कलर से जो आप देख रहे हैं जिन राष्ट्रों को दर्शाया गया है मानचित्र में, वो सोवियत संघ के विघटन के बाद नए राष्ट्रों के रूप में यूरोपीय संघ के सदस्य बने। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यूरोपीय संघ जो है वर्तमान में विश्व के सबसे बड़े क्षेत्रीय संगठनों में से एक है, जो अपने उद्देश्यों को लेकर निरंतर आगे बढ़ रहा है। अगली जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि यूरोपीय संघ के निर्माण का उद्देश्य क्या, किन उद्देश्यों को लेकर यूरोपीय संघ का निर्माण किया गया। तो जो सबसे पहला उद्देश्य है कि यूरोप के राष्ट्रों के मध्य आर्थिक और सामाजिक सहयोग को मजबूत करना। जो यूरोपीय संघ के निर्माण का मुख्य उद्देश्य था कि यूरोप के राष्ट्रों के बीच जो आर्थिक सहयोग है और सामाजिक सहयोग है, वैज्ञानिक क्षेत्र में सहयोग है, इसको आगे बढ़ाया जा सके। क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ये राष्ट्र एक दूसरे के प्रतिद्वंदी थे, एक दूसरे के दुश्मन के रूप में थे, जिसकी इनको बहुत बड़े स्तर पर इनको हानि हुई थी, बहुत बड़े स्तर पर इनको इसकी कीमत चुकानी पड़ी थी। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इन राष्ट्रों को ये लगने लगा कि यदि हमें इस विश्व में टिके रहना है, हमें यदि अपने अस्तित्व को बनाए रखना है, तो हमें एक दूसरे का सहयोग करना होगा और शांतिपूर्ण सहयोग के मार्ग को चुनना होगा। और इसके लिए इन्होंने यूरोपीय संघ का निर्माण किया, और इसके लिए इन्होंने आपस में आर्थिक और सामाजिक सहयोग को मजबूत करने का प्रयास किया। तो मुख्य रूप से आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और हम कह सकते हैं कि वैज्ञानिक सहयोग को मजबूत करने के लिए इस संगठन का निर्माण इन्होंने किया। अगली चीज थी कि साझा विदेश और सुरक्षा नीति का क्रियान्वयन करना। कि यूरोपीय संघ के निर्माण का मुख्य उद्देश्य था कि यूरोप के राष्ट्र एक साझी और विदेश नीति और सुरक्षा नीति का क्रियान्वयन कर सके, ताकि यूरोप के राष्ट्रों का जो नजरिया हो विदेश नीति के प्रति वो एक रह सके। क्योंकि जो यूरोप के राष्ट्रों के जो हित हैं वो हम कह सकते हैं कि एक तरीके के हित उन राष्ट्रों के हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं। तो इन हितों की पूर्ति वो जो है एक साझा विदेश नीति और सुरक्षा नीति के तहत वो कर सकते थे। तो इस नीति के क्रियान्वयन के लिए इन राष्ट्रों के द्वारा यूरोपीय संघ का निर्माण किया गया। अगली चीज यूरोप में शांति, जन कल्याण और मूल्यों को प्रोत्साहित करना। यूरोपीय समुदाय के अंतर्गत या यूरोप के राष्ट्र जो है यूरोपीय संघ के निर्माण के पीछे जो इनका मुख्य उद्देश्य था कि आपस में शांति स्थापित करके जन कल्याण को प्रोत्साहित किया जा सके, लोगों का कल्याण किया जा सके, और जो यूरोपीय राष्ट्रों के जो मूल्य है, जो वहाँ की अपनी सांस्कृतिक विरासत है, जो वहाँ की एक अलग पहचान है, उस पहचान को जो है बनाए रखा जा सके, उसको प्रोत्साहन दिया जा सके, उस पहचान को पुनः जो है कायम किया जा सके। इस उद्देश्य को लेकर यूरोपीय संघ का निर्माण किया गया। अगला जो उद्देश्य था कि अर्थव्यवस्था को मजबूत करना और समन्वय करके आर्थिक और मौद्रिक संघ की स्थापना करना। कि जो यूरोपीय संघ की जो अर्थव्यवस्था है, यूरोप के देशों की जो अर्थव्यवस्था है, उसके पुनर्निर्माण और उस अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण की बात तो थी ही थी, और उस अर्थव्यवस्था को मजबूत और उसमें आपस में इन राष्ट्रों के बीच एक अच्छा समन्वय हो, ताकि सभी राष्ट्र जो है इस आर्थिक गतिविधियों का अधिक से अधिक लाभ ले सके, और एक मौद्रिक संघ भी इन राष्ट्रों के बीच स्थापित किया जा सके। इस उद्देश्य को लेकर यूरोपीय संघ का निर्माण किया गया। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यूरोपीय संघ का जो मुख्य उद्देश्य था कि इस क्षेत्र में रहने वाले जो देश हैं उनके बीच शांतिपूर्ण रूप से सहयोग स्थापित किया जा सके, और यह क्षेत्र अधिक से अधिक तरक्की कर सके और इसकी एक अलग पहचान विश्व में बनाई जा सके। इस उद्देश्य को लेकर यूरोपीय संघ का गठन किया गया। इसके बाद हम यूरोपीय संघ के प्रमुख अंगों पर चर्चा करेंगे।
यूरोपीय संघ के प्रमुख अंगों के अंतर्गत सबसे पहला जो अंग है यूरोपीय संसद। यूरोपीय संसद यूरोपीय संघ से जुड़े हुए राष्ट्रों के प्रतिनिधियों की सभा है। यहाँ पर प्रत्येक राष्ट्र से 5 वर्ष के लिए सदस्य चुनकर आते हैं। वर्तमान में लगभग 626 सदस्य यहाँ पर यूरोपीय संघ के सदस्य राष्ट्रों से चुनकर आते हैं, जिनका मुख्य कार्य कानून का निर्माण करना और यूरोपीय संघ के उत्थान के लिए नीतियां बनाना और कानून का निर्माण करना है। इसकी जो बैठक है प्रत्येक महीने इस यूरोपीय संसद की बैठक होती है। दूसरा जो अंग है यूरोपीय संघ की परिषद। यूरोपीय संघ की जो परिषद है यह हम कह सकते हैं कि यूरोपीय संघ की कार्यपालिका है, जिसमें जो यूरोपीय संघ के राष्ट्रों के जो विदेश मंत्री हैं वो इसमें प्रतिभाग करते हैं। यह हम कह सकते हैं कि सर्वोच्च निर्णयकारी निकाय है। इसमें 15 सदस्य देशों के विदेश मंत्री इस यूरोपीय संघ की परिषद में सदस्य होते हैं, जो एक यूरोपीय संसद जो यूरोपीय संघ के अंतर्गत एक सर्वोच्च निर्णय लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला है यूरोपीय आयोग। यूरोपीय आयोग यूरोपीय संघ का एक अधिशासी अंग है, जो यूरोपीय संघ के दैनिक प्रशासन के लिए उत्तरदायी होता है। इसमें 20 सदस्य होते हैं, जो प्रत्येक 5 वर्ष के लिए यहाँ पर नियुक्त किए जाते हैं। अगला जो है यूरोपीय परिषद। यूरोपीय परिषद यूरोप के जो राष्ट्रों के यूरोपीय संघ के जो शामिल राष्ट्र हैं उनके राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों का एक मंच है, जिसको शिखर परिषद के नाम से भी हम लोग जानते हैं। यह यूरोपीय संघ के वैदेशिक मामले, सुरक्षा, न्याय और आंतरिक विषयों पर सामूहिक नीतियां बनाने का कार्य करता है। इसकी वर्ष में 2 बैठकें आयोजित की जाती है। यूरोपीय परिषद एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इस यूरोपीय संघ का एक महत्वपूर्ण और प्रमुख अंग है। अगला यूरोपीय संघ का न्यायालय। यूरोपीय संघ का न्यायालय यूरोपीय संघ के राष्ट्रों के बीच होने वाले विभिन्न वाद विवादों को देखने का काम, उसको सुलझाने का काम करता है। इसमें 15 न्यायाधीश और 9 महाधिवक्ता होते हैं। और इसके अलावा केंद्रीय बैंक, जो यूरोपीय संघ के अंतर्गत आने वाले राष्ट्रों के लिए मौद्रिक नीति का निर्माण करता है, और इसी के दिशा निर्देशन में यूरोपीय संघ की मौद्रिक नीति आगे बढ़ती है। इसके अलावा यूरोपीय लेखा और परीक्षकों का कोड, जो यूरोपीय लेखा और परीक्षकों का कोड है, यह आय व्यय की जांच करता है। आय व्यय जो यूरोपीय संघ के अंतर्गत जो विभिन्न कार्यों के लिए जो बजट निर्गत किया जाता है वो सही उचित जगह पर उसका उपयोग हुआ है या नहीं, इस बात की जांच करने का काम यह करता है। तो इस तरीके से यूरोपीय संघ के 7 प्रमुख अंग हैं जो विभिन्न कार्यों को संपादित करते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है, यूरोपीय संघ एक सफल संगठन के रूप में ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसको एक क्षेत्रीय संगठन के रूप में विश्व में यूरोपीय संघ को हम एक सफल संगठन मान सकते हैं। तो इसके पीछे बहुत से तर्क दिए जा सकते हैं। यूरोपीय संघ के गठन के पश्चात यूरोप के इस संघ के द्वारा बहुत तेजी के साथ तरक्की की गई है, और यूरोपीय संघ के राष्ट्रों ने एक दूसरे पर भरोसा जताया है और दूसरी ओर एक दूसरे का सहयोग करके इन राष्ट्रों के द्वारा बहुत तेजी के साथ विकास किया गया है, और जिसकी परिणति है कि आज यूरोपीय संघ को विश्व के सबसे सफल क्षेत्रीय संगठनों में से एक माना जाता है, और यह विश्व के सबसे शक्तिशाली क्षेत्रीय संगठनों में से एक है। यूरोपीय संघ को यदि हम एक सफल क्षेत्रीय संगठन के रूप में देखते हैं तो इसके पीछे मुख्यतः निम्नलिखित तर्कों को दे सकते हैं, जिसमें से एक आप देख रहे हैं कि अलग पहचान दिलाने में सफल। यूरोपीय संघ एक क्षेत्रीय संगठन के रूप में यूरोप के राष्ट्रों को एक अलग पहचान दिलाने में सफल रहा है। आज यूरोपीय संघ का जहां अपना झंडा है जो यूरोपीय राष्ट्रों की एक अलग पहचान के रूप में है, वहीं ये इनका एक यूरोपीय संघ का गान है। इस
ये यूरोपीय संघ अपना स्थापना दिवस मनाता है। तो ये सारी चीजें यूरोपीय संघ को एक अलग पहचान, एक क्षेत्रीय संगठन के रूप में अलग पहचान दिलाने का काम करते हैं। वहीं दूसरा जो तर्क है कि सामूहिक मुद्रा, यूरोपीय संघ के द्वारा अपने सदस्य राष्ट्रों में जो आदान प्रदान के लिए एक सामूहिक मुद्रा को मान्यता दी गई है, जिसको यूरो के नाम से जाना जाता है। यूरो को 2002 में यूरोपीय संघ के द्वारा मान्यता दी गई, इसको चलन में लाया गया। सर्वप्रथम इसमें 12 सदस्य राष्ट्रों ने यूरो मुद्रा को अपनाया। वर्तमान में 17 सदस्य इस मुद्रा को यूरोपीय संघ के अंतर्गत उपयोग में लाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं यूरोप के राष्ट्रों की सहमति को दर्शाता है, उनके एक दूसरे के साथ में भरोसे को दर्शाता है। यह कहीं ना कहीं उनके एक सामूहिक आर्थिक और मौद्रिक नीति का परिणाम है। तो इस तरीके से एक अलग मुद्रा का चलन करना, एक अलग मुद्रा को मान्यता देना, यह यूरोपीय संघ को एक मजबूत संगठन के रूप में आगे बढ़ाता है। अगली चीज है कि साझी विदेशी और सुरक्षा नीति। यूरोप के राष्ट्रों के द्वारा यह प्रयास किया गया है कि वह जो अंतर्राष्ट्रीय विभिन्न मुद्दे हैं या अंतर्राष्ट्रीय नीतियों को लेकर, खासतौर पर विदेश नीतियों को लेकर, एक सामूहिक इन यूरोपीय संघ के राष्ट्रों का एक सामूहिक रूप से एक तरीके का नजरिया हो, एक तरीके की नीति इनकी रहे, ये प्रयास इनके द्वारा किया जाता है। और यूरोपीय संघ के राष्ट्रों के द्वारा एक सामूहिक सुरक्षा नीति पर काम किया जा रहा है कि यूरोप के सभी राष्ट्रों को सामूहिक रूप से सुरक्षा देना, एक दूसरे को सुरक्षित रखने और के लिए संधियां करना और एक दूसरे को सहयोग पहुंचाना, सामूहिक जो है सुरक्षा अनुसंधानों को करना, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो इनकी एक साझी विदेश और सुरक्षा नीति की बानगी करते हैं। अगली जो चीज है कि विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में से एक यूरोपीय संघ आर्थिक, राजनीतिक, कूटनीतिक और सैन्य रूप में जहां अपनी मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है, वहीं यह विश्व की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। जहां यूरोप में केवल विश्व की 7% आबादी इस यूरोपीय संघ के देशों के अंतर्गत रहती है, वहीं यूरोपीय संघ का विश्व के जो अर्थव्यवस्था में हम कहें कुल जीडीपी में लगभग 20 से 25% तक का योगदान है, जो इसकी आप कह सकते हैं कि 7% जनसंख्या का इतने अधिक जो है हिस्से पर योगदान होना, ये कहीं ना कहीं इसको एक बड़े संगठन के रूप में दर्शाता है। वहीं विश्व के व्यापार में यूरोपीय संघ का महत्वपूर्ण योगदान है। यह विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, जो यूरोपीय संघ को विश्व के एक मजबूत और आर्थिक ढांचे के रूप में और आर्थिक शक्ति के रूप में मान्यता देता है। अगली चीज, विश्व व्यापार में बड़ी हिस्सेदारी। यूरोपीय संघ का विश्व व्यापार में एक बहुत बड़ी हिस्सेदारी है। यूरोपीय संघ विश्व व्यापार में आप कह सकते हैं कि योगदान देने वाला एक बहुत बड़ा संगठन है, जिसकी अमेरिका और अन्य जो बड़े राष्ट्र हैं उनके बराबर या उससे अधिक की जो है इसकी विश्व व्यापार में हिस्सेदारी है। वहीं विश्व की दूसरी बड़ी सैन्य ताकत के रूप में यूरोपीय संघ आज विश्व की सबसे बड़ी सैन्य ताकतों में से एक है। यूरोपीय संघ के 2 देश जो संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य के रूप में हैं, फ्रांस और ब्रिटेन। तो इस आधार पर यह हम कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक मजबूत संगठन के रूप में यह समझा जाएगा, क्योंकि इसके सदस्य जहां सुरक्षा परिषद में एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, वहीं हम कह सकते हैं कि जो रक्षा क्षेत्र में जो हथियार हैं, परमाणु हथियारों की बात करें या जो है अंतरिक्ष विज्ञान या संचार प्रौद्योगिकी की बात करें, उस क्षेत्र में भी यूरोपीय संघ अन्य राष्ट्रों से बहुत आगे है। विश्व के अग्रणी देशों में से, अग्रणी संगठनों में से यह संगठन है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यूरोपीय संघ, चाहे राजनीतिक रूप से हम बात करें या आर्थिक रूप में बात करें या कूटनीतिक आधार पर बात करें, यह संगठन प्रत्येक क्षेत्र में
आगे है। अंतरिक्ष विज्ञान और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में यूरोपीय संघ विश्व में दूसरा स्थान रखता है। इसके पास जहां परमाणु हथियारों का एक बड़ा जखीरा है, वहीं विश्व व्यापार में इसका बहुत बड़ा योगदान है, जो इन बात को इंगित करता है कि यूरोपीय संघ की एक बड़ी महत्वपूर्ण पहुंच और जो है महत्वपूर्ण योगदान अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक गतिविधियों और वैज्ञानिक गतिविधियों में है, जो इसको एक सफल संगठन के रूप में आगे बढ़ाता है। अगली चीज है कि यूरोपीय संघ की आलोचना एक क्षेत्रीय संगठन के रूप में, जहां यूरोपीय संघ को हम एक सफल संगठन के रूप में देखते हैं, वहीं कुछ ऐसी कमियां भी हैं जिसके आधार पर यूरोपीय संघ की आलोचना की जाती है। इसमें मुख्य रूप से विदेश और रक्षा नीति में एकरूपता का अभाव। यूरोपीय संघ हालांकि अपनी स्थापना के बाद इन राष्ट्रों ने बहुत से क्षेत्रों में एक दूसरे का सहयोग किया है, एक दूसरे के साथ सहयोग करके आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से ये आगे बढ़े हैं। इन सब के बावजूद विश्व के बहुत से मुद्दे ऐसे हैं जिनमें यूरोपीय संघ के राष्ट्रों के बीच एकरूपता का अभाव देखने को मिला। यूरोपीय संघ के विभिन्न राष्ट्रों के अलग अलग सोच विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को देखने को मिली। जिस तरीके से द्वितीय खाड़ी युद्ध के दौरान जहां अमेरिकी हमले का ब्रिटेन ने समर्थन किया, वहीं जर्मनी और फ्रांस ने इराक पर हमले का विरोध किया। तो ये कहीं ना कहीं इस बात की ओर इशारा करते हैं कि विदेश और रक्षा नीति के मामले में यूरोपीय संघ के जो राष्ट्र हैं वो एक दूसरे से अलग अलग सोच रखते हैं। कहीं ना कहीं इनमें तारतम्यता का अभाव देखने को मिलता है। एक अलग संविधान का अभाव। यूरोपीय संघ अपनी स्थापना के इतने लंबे समय के बावजूद अभी तक भी जो है एक अलग संविधान बनाने में, एक सामूहिक संविधान बनाने में असफल रहा है, जो इसकी कमजोरी को दर्शाता है। इसकी जो आपस में आप कह सकते हैं कि अविश्वास के माहौल को दर्शाता है। वहीं यूरो को सभी देशों द्वारा अपनाने को इनकार करना कि यूरो जो इनकी सामूहिक मुद्रा है वो केवल जो है 17 देशों ने इस मुद्रा को अपनाया है। अभी भी बहुत से देशों के द्वारा यूरो को एक अपनी मुद्रा के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है। ब्रिटेन जो है जिसने यूरोपीय संघ से अपने आप को अलग करने की घोषणा की है, जो कहीं ना कहीं इस यूरोपीय संघ को एक कमजोर संगठन के रूप में, या हम कहें कि इसकी कमियों को जो है दर्शाने का काम करते। तो आज के इस कक्षा में हम लोगों ने यूरोपीय संघ और यूरोपीय संघ के अंगों और उसके उद्देश्यों और यूरोपीय संघ एक सफल संगठन के रूप में किस तरीके से हम मान सकते हैं, इन मुख्य बिंदुओं पर हम लोगों ने चर्चा की। तो आज की कक्षा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।